हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी एआईबी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है। मतलब कि इसमें हमारे बिल्कुल वे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर है। आंसर देखिए, आप अपने कमेंट में देते हैं, अच्छा लगता है, पता लगता है कि कितने बच्चों के कितने प्रिपरेशन है। तो इसी मॉक टेस्ट को हमें कंटिन्यू रखना है। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं, तो इसीलिए ताकि आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से होती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास में हमने कर लिया था क्वेश्चन 75 तक, और आज हम 76 से अपने आगे के क्वेश्चन डील करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बनाए गए हैं, यानी जिस तरीके से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिया गया है ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट न छूटे कि हमारा इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 क्या कहता है? अंडर द SRA 1963 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जनरली बी ग्रांटेड फाइन। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अंतर्गत विशिष्ट पालन सामान्यतः कब प्रदान किया जाता है? तो बताइएगा। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, मॉनेटरी कंपनसेशन इज एक्वेट जब धनराशि पर्याप्त उपचार हो। सेकंड आपसे कहता है कंपनसेशन इज नॉट एन एक्यूरेट रिलीफ जब क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत न हो। 3 आपसे कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड जब अनुबंध शून्य हो। या 4 आपसे कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल यानी जब अनुबंध अवैध हो। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। आप अपने आंसर कमेंट में बताइएगा कि कितने आंसर आपके ठीक हो रहे हैं। मैं आपको सारे आंसर देती हूँ तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर दीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कंपनसेशन इज नॉट एन एक्यूरेट रिलीफ जब क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत न हो। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कहता है? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसका भाग मानी गई है? ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओनली, केवल नीति निर्देशक तत्व। बी कहता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। 3 आपसे कहता है परमानेंटरी प्रिविलेज, संसदीय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यानी संसदीय विशेषाधिकार। 4 आपसे कहता है इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन अनुबंध। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड पार्ट, किसका पार्ट है जुडिशियल रिव्यू? बताइएगा। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की मूल संरचना का। नेक्स्ट आ जाते हैं 78। A person take movable property out of another person possession without consent and with dishonest intention, which essential ingredient of theft is satisfied under the भारतीय न्याय संहिता? जब कोई व्यक्ति बेईमानी की नियत से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी चल संपत्ति बिना सहमति से ले जाता है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चोरी का कौन सा आवश्यकता तो पूर्ण होता है? क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन में ही हमेशा आंसर छुपा होता है, और ये ट्रिक मैंने आपको समझा भी दी है कि आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा कि कोई व्यक्ति बेईमानी की नियत से, कैसी उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्टली है, और उससे क्या लेता है किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी जो चल संपत्ति यानी मूवेबल संपत्ति को कैसे ले जाता है, उसके कंसेंट के बिना ले जाता है। तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये चोरी का कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए डिलीवरी बाय कंसेंट, सहमति द्वारा सुपुर्दगी। ऑप्शन बी डिसऑनेस्ट मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट, बिना सहमति संपत्ति का बेईमानी से हटाना। ऑप्शन नंबर 3 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल का प्रयोग। या ऑप्शन डी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन यानी गलत निरोध। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी डिसऑनेस्ट मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट, बिना सहमति संपत्ति का बेईमानी से हटाना। नेक्स्ट आ जाते हैं 79। सीपीसी का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 टेम्परेरी इंजंक्शन इज ग्रांटेड प्रिलिमिनरी टू, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा मुख्यतः किस उद्देश्य से दी जाती है? आपको इसमें बताना है कि टेम्परेरी इंजंक्शन कब ग्रांट की जाती है, और टेम्परेरी इंजंक्शन को सीपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया, ये भी आप बताएंगे। यानी दोनों ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शन ए
कहता है पनिश द डिफेंडेंट, प्रतिवादी को दंडित करने। टू ऑप्शन बी कहता है प्रिजर्व द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, विवादित विषय की सुरक्षा हेतु। ऑप्शन सी ट्रांसफर प्रॉपर्टी परमानेंटली, यानी संपत्ति का स्थायी हस्तांतरण करने। तो ऑप्शन नंबर 4 डिसमिस द सूट, वाद को खारिज करने हेतु। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रिजर्व द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी विवादित विषय की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कहता है, अ प्रॉमिस टू पे बी 10,000 इफ बी शिप्स सेफ्टी रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी ए बी को 10,000 देने का वादा करता है यदि बी का जहाज सुरक्षित इंग्लैंड से लौटा है। यह किसका उदाहरण है। ए वॉइड एग्रीमेंट, शून्य अनुबंध का। बी वेजिंग एग्रीमेंट, द्वे का। 3 आपसे कहता है कॉन्टीजेंट अनुबंध, यानी आश्रित अनुबंध। और डी आपसे कहता है बेलमेंट, यानी निरपेक्ष। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें क्या कहा है, उसने 10,000 देने का वादा किया है, पर कब, जब यह अगर जहाज इंग्लैंड से सुरक्षित लौट आएगा। तो उसने कहा है कि अगर लौट आएगा तो मैं तुम्हें कैसे कितने दूंगा, 10,000 रुपए दूंगा। अब बात कर लेते हैं कॉन्टीजेंट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन से सेक्शन में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये क्वेश्चन ये आपको 31 से 36 के अंदर दिया गया है। ठीक है, कौन से सेक्शन में, 31 से 36 तक ये आपको दिया गया कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, आपको ये सेक्शन भी याद करने हैं, सेक्शन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन में पता, ताकि आपको क्वेश्चन का और आंसर देना भी आना चाहिए कि कहाँ से कैसा आंसर आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 हमारा देखिए ये इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए दोनों से है, यानी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 यानी 2023 इफेक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही लेन देन का भाग बनने वाले तथ्य किस सिद्धांत के अंतर्गत प्रासंगिक होंगे। ए स्टॉपल, बी जस्टिस, सी आपका एडमिशन और डी आपका कन्फेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी आपकी स्वीकृति। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, किसके अंदर होंगे ये लेन देन का भाग बनने वाले तथ्य किस सिद्धांत के अंदर प्रासंगिक होते हैं, वो आपके रजिस्टर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following correctly explanation the concept of rule of law under the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि का शासन की धारणा को सही रूप में स्पष्ट करता है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन को सिर्फ रीड नहीं करना, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं तो बहुत से आंसर क्वेश्चन में ही होते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है निकालना। ए कहता है आपका आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ स्टेट, राज्य द्वारा मनमानी शक्ति का प्रयोग। बी आपसे कहता है सुपरमेसी ऑफ लॉ ओवर ऑल पर्सन एंड अथॉरिटीज, यानी सभी व्यक्ति और प्राधिकरणों की विधि सर्वोच्चता। 3 आपसे कहता है एब्सोल्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की पूर्ण शक्तियां। और 4 आपसे कहता है जुडिशियल सुपरमेसी ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सुपरमेसी ऑफ लॉ ओवर ऑल पर्सन ऑफ अथॉरिटी, सभी व्यक्तियों और प्राधिकरणों की विधि की सर्वोच्चता। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 मुस्लिम लॉ से। अंडर मुस्लिम लॉ विच लॉ अ गिफ्ट ऑफ हिबा इज कंप्लीट व्हेन, यानी हिबा कब पूर्ण माना जाएगा। 1 इट इज मेड रिटन ऑन पेपर, केवल कागज पर लिख दिया जाए। सी आप सेकंड कहता है डिक्लेरेशन एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन आर कंपेल्ड
घोषणा, स्वीकृति और कब्जा का हस्तांतरण पूर्ण हो जाए। 3 आपसे कहता है रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इज एवरी केस, हर परिस्थिति में पंजीकरण अनिवार्य। और 4 आपसे कहता है कोर्ट डिग्री इज पास, न्यायालय की डिग्री पास हो जाए। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं उन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी है और इसका आंसर भी उन्हें तो अच्छे से आता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका 2। इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 84 हमसे क्या कहता है, अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इन्वेस्टिगेशन इनटू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस जनरली कमेंस विद। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की जांच सामान्यतः किससे प्रारंभ होती है? ए फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट, बी आपसे कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, सी आपसे कहता है फार्मिंग ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और डी आपसे कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? बताइए एफआईआर कब से प्रारंभ होते हैं, यानी जांच कब से शुरू हो जाती है? अपराध की जांच सामान्यतः किससे प्रारंभ होती है? पहले क्या करना जरूरी है? तो पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं क्या, एफआईआर, यानी जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद ही किसी भी अपराध की जांच करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 85। Which one of the following rights was removed from the list of fundamental right and made a constitution legal right? निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संवैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू रिलीजियस। बताइए कौन सा राइट है वो? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, यानी हमारा, और अब उसे क्या बना दिया गया, हमारा संविधान यानी लीगल राइट बना दिया गया। कहाँ दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी? आपका 300A में। ठीक है, इस तरह से अगर आप इनकी तैयारी करेंगे तो 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको आर्टिकल, सेक्शन, जिस सब कुछ पता होना चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन भी, ये चीजें कि कहाँ से ली गई है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 86 क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय कोर्जन, बलपूर्वक कोर्जन द्वारा किया गया अनुबंध कैसा होता है? वॉइड होता है, इलीगल होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, या डी आपसे कहता है अनइनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कानून द्वारा परिवर्तनीय। बताइए कोर्जन द्वारा किया गया अनुबंध कैसा रहता है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, यानी पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्य करने। शून्य करनी है, शून्य में आपको फर्क पता होना चाहिए। शून्य होता है जो शुरू से ही शून्य हो, यानी जिसका अस्तित्व नहीं है। शून्य करने वो होता है जिसमें अगर पार्टी चाहे, यानी जिसके साथ गलत हुआ, वो चाहे तो उसे कंटिन्यू रख सकती है, वो चाहे तो उसको खत्म भी करा सकती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्य करने। और अधिकतर बच्चे इसका आंसर लगाते हैं वॉइड, जो हमेशा उनका आंसर गलत हो जाता है। तो दोनों चीज में आपको फर्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 87 हमसे कहता है अंडर द टीपीए 1882 एक्सचेंज मींस। आपको विनिमय का अर्थ बताना। ट्रांसफर ऑफ मनी ओनली, केवल धन का हस्तांतरण। म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर अनदर, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के स्वामित्व की पारस्परिक हस्तांतरण। 3 आपसे कहता है मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का बंधक। और डी आपसे कहता है लीज ऑफ कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल का पट्टा। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर फॉर ऑनरशिप ऑफ द थिंग्स फॉर अनदर, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के स्वामित्व का पारस्परिक हस्तांतरण। उसे को क्या कहते हैं? विनिमय, यानी एक्सचेंज, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। अब बात करें हम अगर एक्सचेंज की, एक्सचेंज आपको टीपीए में कहाँ दिया गया है? तो इसके लिए हम इसका सेक्शन लिख लेते हैं, और इसका सेक्शन, इन चीजों के सेक्शन कौन से हैं ये आप अपने आप से भी बताइएगा। ईपीएफ में 118 यानी 118 में ये दिया गया है। ठीक है, अपने आंसर खुद भी दिया कीजिए कि कौन से सेक्शन में कौन सी चीज दी गई। इससे क्या होगा, आप बार बार रिपीट करेंगे और आपके सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 हिंदू मैरिज एक्ट से। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्रूअल्टीज, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्रूरता क्या है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड भी आता है।
ए ग्राउंड ऑफ रेस्टिट्यूशन ओनली, केवल सेवा स्थापन का आधार। सेकंड आपसे कहता है ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स, न्यायिक प्रतिकरण तलाक का आधार। 3 आपसे कहता है क्रिमिनल ऑफेंस ओनली, केवल आपराधिक अपराध। या डी आपसे कहता है वॉइड मैरिज कंडीशन, यानी शून्य विवाह की शर्त। बताइए 88 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स, न्यायिक पृथक्करण और तलाक का आधार। ये क्या होता है? क्रूअल्टी। अब क्रूअल्टी की अगर बात करें तो आपको क्रूअल्टी यानी क्रूरता दिया कहाँ है? वो 13A में दिया गया है। 13, आप इसको लिख लीजिए, ये कहाँ दिया गया है आपको? 13 का 1IA, 13 का क्लोज 1 और सब क्लोज IA के अंदर। इससे क्या हो जाता है, आपको देखिए लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। जब आपको विद सेक्शन लर्न होगा तो आपको वहां पे क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, आप इसका आंसर कर सकते हैं। आ जाते हैं 89 क्या कहता है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फेशन इज करेक्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी बीएससी या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या 2023 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है? तो बताइए आप कन्फेशन के लिए कौन सा बिल्कुल सही इसमें कथन दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, एवरी कन्फेशन इज एडमिसेबल, प्रत्येक स्वीकृति ग्राह्य होती है। सेकंड कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज इररिलेवेंट, प्रलोभन, धमकी या वचन से प्राप्त स्वीकृति अप्रासंगिक होती है। 3 आपसे कहता है पुलिस कन्फेशन इज ऑलवेज कंक्लूसिव प्रूफ, पुलिस के समक्ष स्वीकृति हमेशा निर्णायक प्रमाण होती है। और डी आपसे कहता है ओरल कन्फेशन इज प्रोहिबिटेड, यानी मौखिक स्वीकृति निषिद्ध होती है। बताइए इसका राइट आंसर आपसे क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस इज इररिलेवेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं 90। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु रिगार्डेड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर। आंसर सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे 91, a partnership firm is not considered a separate legal entity distinct from our partner under, साझेदारी फर्म को उसके साझेदारों से अलग स्वतंत्र विधिक इकाई नहीं माना जाता। कौन से एक्ट के अंदर? कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन या टीपीए? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं 92 हमसे क्या कहता है? अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 एन एक्ट डन बाय अ चाइल्ड बिलो द प्रिस्क्राइब्ड एज इज प्रोटेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत निर्धारित आयु से कम बच्चे द्वारा किया गया कार्य किस आधार पर संरक्षित होता है? ए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बी, अनसाउंड माइंड, 3 आपसे कहता है इम्यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ की अपरिपक्वता, या डी आपसे कहता है जुडिशियल इम्यूनिटी, यानी न्यायिक प्रतिरक्षा। बताइए इसका राइट आंसर आपका से क्या कहता है? देखिए इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि बीएनएस के अंतर्गत निर्धारित आयु से कम, यानी निर्धारित आयु कितनी होती है? 18 ईयर्स, उससे कम के द्वारा जो बच्चा है उसके द्वारा किया गया कोई कार्य किस आधार पर संरक्षित होता है, तो उसे क्या बोले देंगे? उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इम्यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ की परिपक्वता। नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, एसआरए का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम मार्क भी कर लेते हैं। रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी सॉट बाय अ पर्सन, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अंतर्गत अचल संपत्ति का पुनः कब्जा पुनः प्राप्त करने का दावा कौन कर सकता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए ताकि आपको पता है प्रॉपर्टी कैसी कही इन्होंने, अचल संपत्ति, यानी कैसी संपत्ति है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसका क्या कहा इन्होंने? कब्जा पुनः प्राप्त करने का दावा कौन कर सकता है? किसको राइट्स हैं? ए आपसे कहता है एन स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी। बी आपसे कहता है पर्सन एंटाइल्ड टू पोजेशन, कब्जे का अधिकारी व्यक्ति।
3 आपसे कहता है पुलिस ऑफिसर ओनली, डी आपसे कहता है गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव। बताइए इसका राइट आंसर कौन क्या रहेगा, यानी कौन कर सकता है इसका दावा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन, यानी कब्जे का अधिकारी। अरे भाई, जो कब्जे का अधिकारी है वही तो कब्जा प्राप्त करने के लिए पुनः दावा कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। एआईबी का एग्जाम करना इतना क्लियर करना कोई टफ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये वो ही है, या तो एग्जाम में आ चुके हैं या सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें थोड़े से PYQs हैं और थोड़े से मेरे खुद के बनाए हुए हैं, वो इसलिए ताकि बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना सबसे अच्छे से आना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आंसर बहुत आसान हो जाएगा आपको देने के लिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आपको बेयर एक्ट में नहीं जानना पड़ेगा, आप अपने आप से आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 94। 94 क्या कहता है, विच डॉक्ट्रिन मीन्स दैट नो पर्सन शैल बी कॉन्डेम्ड अनहर्ड, यानी कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ए रेस जुडिकाटा, बी आपसे कहता है ओडी अल्टम पार्टम, सी आपसे कहता है नैमो दैट क्विड नॉन हैबिट, डी आपसे कहता है क्वी फिक्सिट पर एलियम। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या है, यानी किसी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता। इस पे कौन सी मैगजीन फिट बैठती है, क्या कौन सा सही रहना चाहिए। तो इसका रहेगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी ओडियल्टम पार्टम। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जी कि दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 95। Under the Indian Contract Act 1872, communication of acceptance is complete against the proposer when भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संप्रेषण कब पूर्ण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 1 आपसे कहता है एक्सेप्टेंस कम टू नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर, स्वीकारकर्ता को जानकारी होने पर। 2 आपसे कहता है एक्सेप्टेंस इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी स्वीकृति प्रमोशन के मार्ग में डाल दी जाती है। 3 आपसे कहता है ऑफर्स इज रिवोक्ड, प्रस्ताव वापस लिया जाता है। और डी आपसे कहता है कंसिडरेशन इज पेड, यानी प्रतिफल का भुगतान होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए और आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी एक्सेप्टेंस इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी स्वीकृति प्रक्षण के मार्ग में डाल दी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 96। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली, भारतीय संविधान के अंतर्गत मनी बिल केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनी बिल से एक क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता ही है, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एआईबी में नहीं बल्कि आपके जुडिशियल, जो बच्चे जुडिशियरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ए आपसे कहता है राज्यसभा, बी कहता है एंटर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में। सी आपसे कहता है लोकसभा, और डी आपसे कहता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के संयुक्त बैठक। बताइए, और आप ये भी बताइएगा मनी बिल आपको कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है। पहले आंसर दीजिए, फिर इसका ये बताइए कि कौन से आर्टिकल में दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लोकसभा। और अगर इसके हम बात कर लेते हैं आर्टिकल की कि मनी बिल कहाँ दिया गया है, आपको 110 के अंदर दिया गया है। आपको आर्टिकल 110 में मनी बिल को दिया गया है। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको अच्छे से दोनों चीजें पता हो तो आंसर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है तो भी, क्वेश्चन अंदर से यानी सिचुएशन बेस्ड बनाया तो भी, तो आपको इसका दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 97। 97 क्या कहता है, अ पर्सन intentionally gives false evidence during judicial proceeding, which offense is committed।
कोई व्यक्ति न्यायिक कार्रवाई के दौरान जानबूझकर झूठा साक्ष्य देता है, कौन सा अपराध किया है? ए क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बी आपसे कहता है फॉरवर्डिंग फॉल्स एविडेंस, परजुरी, झूठा साक्ष्य करना या मिथ्या साक्ष्य, डी आपसे कहता है पब्लिक न्यूसेंस और डी आपसे कहता है डेफेमेशन। तो बताइए कौन सा साक्ष्य दिया है उसने? यानी कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठा साक्ष्य देता है उसको क्या कहेंगे? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फॉरवर्डिंग फॉल्स एविडेंस, परजुरी, यानी झूठा साक्ष्य देना, गढ़ना या मिथ्या साक्ष्य देना। नेक्स्ट आ जाते हैं 98 क्या कहता है आपसे? ईजमेंट मीन्स, आपको बताना है सुखाचार का अर्थ क्या होता है। 1 ओनरशिप राइट, स्वामित्व का अधिकार। सेकंड आपसे कहता है राइट इंजॉय ओवर अनदर लैंड, दूसरे की भूमि पर उपयोग का अधिकार। 3 आपसे कहता है लीज राइट और 4th आपसे कहता है मॉर्गेज राइट। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या है रहने वाला है कि ईजमेंट का मीनिंग आपका क्या होता है? तो ईजमेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट इंजॉयड ओवर अनदर लैंड, यानी दूसरे की भूमि का उपयोग करने का अधिकार। नेक्स्ट आ जाते हैं 99 सीधा कोई, ये अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि ओडी अल्टम पार्टम मीन्स क्या होता है? हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को सुनो, इक्वलिटी बिफोर लो, गुड फेथ, ये आपका एक कहा गया ओके, इक्वलिटी बिफोर लो या गुड फेथ। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, इसका राइट आंसर यही है कि हियर द अनदर साइड, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। और ये वाली जो मैक्सिम है ना, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जाती है और पूछी जाती रहेगी, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय, साझेदारी का पंजीकरण किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित है? ए कंपनी एक्ट, बी पार्टनरशिप एक्ट, 3 आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड डी आपका सीपीसी। बताइए किसके अंदर है ये? इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं 101, अंडर द लिमिटेशन एक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड हैज द इफेक्ट ऑफ, परिसीमा अवधि समाप्त होने से पहले दायित्व की स्वीकृति का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, आपको यही बताना है कि जब लिमिटेशन जो पीरियड है वो एक्सपायर होने वाला है तो उससे पहले स्वीकृति का प्रभाव क्या पड़ेगा? 1 लिमिटेशन कंप्लीटली एंड्स, परिसीमा समाप्त हो जाएगी। सेकंड कहता है फ्रेश लिमिटेशन पीरियड बिगिन, यानी नई परिसीमा अवधि प्रारंभ हो जाएगी। थर्ड आपसे कहता है सूट बिकम बार्ड फॉर एवर, वाद स्थायी रूप से वर्जित हो गया। डी आपसे कहता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, अनुबंध शून्य हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड बिगिनिंग, यानी नई परिसीमा अवधि क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 102 क्या कहता है? अंडर सीपीसी एंड एक्सपायरी डिग्री में भी सेट असाइड व्हेन, सीपीसी के अंतर्गत एक्सपायरी डिग्री कब निरस्त की जा सकती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 डिफेंडेंट प्रूव सफिशिएंट कॉज फ्रॉम नॉन अपीयरेंस, यानी प्रतिवादी अनुपस्थिति का अपर्याप्त कारण सिद्ध कर सके। सेकंड आपसे कहता है प्लेंटिफ विड्रॉ सूट, वादी वापस ले सके। थर्ड आपसे कहता है जज रिजाइन, न्यायाधीश त्याग पत्र दे। या 4 आपसे कहता है अपील इस टाइम बार्ड, यानी अपील समय बार्ड हो। तो बताइए इसका राइट, यानी एक्सपायरी डिग्री कब निरस्त की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी डिफेंडेंट प्रूव सफिशिएंट कॉज फॉर नॉन अपीयरेंस, यानी प्रतिवादी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण सिद्ध कर दे, तब क्या होगी? एक्सपायरी डिग्री निरस्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहाँ पे दिया गया ये? आपका ऑर्डर 9 रूल 13 में। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट यही आपको दे दिया जाए कि ऑर्डर 9 रूल 13 में क्या दिया गया है, तो आपको आंसर आना चाहिए क्या? कि डिफेंडेंट प्रूव सफिशिएंट कॉज ऑफ नॉन अपीयरेंस। आपको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी डिग्री कब निरस्त कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 103 हमसे क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू कोर्जन इज बलपूर्वक द्वारा किया गया अनुबंध कैसा होता है? आपका वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, इलीगल होगा या एनफोर्सेबल होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है?
कैसे होगा, कोर्जन द्वारा किया गया, तो वो होगा वॉइडेबल। वॉइडेबल क्या होता है ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 104, अंडर टीपीए एक्शनेबल क्लेम रेफर्स टू। टीपीए के अंतर्गत एक्शनेबल क्लेम का क्या अर्थ है? वन, राइट टू मूवेबल प्रॉपर्टी नोट इज पोजेशन, ऐसी चल संपत्ति का अधिकार जो कब्जे में न हो। सेकंड, ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का स्वामित्व। थर्ड आपसे कहता है क्रिमिनल लाइबिलिटी, और फोर्थ आपसे कहता है इजमेंट राइट ओनली, केवल उपभोगाधिकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, यानी एक्शनेबल क्लेम का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो रहेगा आपका वन, यानी राइट टू मूवेबल प्रॉपर्टी नोट पोजेशन, ऐसी चल संपत्ति का अधिकार जो कब्जे में ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का आवश्यक सिद्धांत कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, नेचुरल जस्टिस से क्वेश्चन आता है। आपको इनमें से चार, ये आपको ये तीन चीजें दी गई हैं, यानी दो आपको क्या दी गई हैं, मैक्सिम दी गई है, एक अलग से आंसर दिया गया था, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। वन आपसे कहता है नेमो जुडिस इन क्वाजर सुअर, सेकंड आपसे कहता है ऑडियो अल्टम पार्टम, थ्री आपसे कहता है रीजनल डिसीजन, और डी आपसे कहता है ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी नेमो जुडिक्स इन क्वाजर सुअर, ऑडियो अल्टम पार्टम, रीजनल डिसीजन, और आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, यानी नेचुरल जस्टिस में निष्पक्ष सुनवाई और पक्षपात रहित निर्णय शामिल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 106, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कंसिडरेशन किससे आ सकता है? पहले भी शायद हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, पर आप आंसर बताइए। वन, प्रोमिसरी, बी, प्रोमिसर, सी आपका रहेगा प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, डी आपसे रहेगा कोर्ट ओनली। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी या किसी अदर पर्सन से भी आ सकता है। 107, under CPC a temporary injection is generally granted to। CPC के अंतर्गत टेम्पररी इंजेक्शन सामान्यतः किस उद्देश्य से दी जाती है? पनिश डिफेंडेंट, प्रतिवादी को दंड करना। सेकंड आपसे कहता है प्रिजर्व स्टेट को, यानी यथास्थिति बनाए रखना। थ्री आपसे कहता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी, संपत्ति के हस्तांतरण। डी आपसे कहता है डिसमिस सूट, वाद को समाप्त करना। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सीपीसी के अंतर्गत टेम्पररी इंजेक्शन सामान्यतः किस उद्देश्य से दी जाती है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर टू, प्रिजर्व स्टेटस को, यानी यथास्थिति बनाए रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 108। 108 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। A group of person voluntarily attack an individual on the basis of caste identity resulting in the death of victim under भारतीय न्याय संहिता 2023। Such mob lynching may attract with which punishment, यानी कुछ व्यक्तियों का समूह जातीय पहचान के आधार पर एक व्यक्ति पर हमला करता है जिससे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है बीएनएस 2023 के अनुसार मॉब लिंचिंग का पर कौन सा दंड हो सकता है, यानी मॉब लिंचिंग के लिए कौन सी सजा दी गई है, ये आपको बताना है। फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, कम्युनिटी सर्विस एंड फाइन, एंड डी आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ डेथ। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है?
इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या और डेथ, यानी मॉब लिंचिंग पर कौन सा लगेगा, क्या लगेगा आपको, क्या मतलब कि कौन सी सजा मिलेगी, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या डेथ मिलेगा। अब मॉब लिंचिंग की बात कीजिए कि मॉब लिंचिंग आपको दिया कहाँ है। अगर आप लोगों ने, जब हमने बीएनएस की कंप्लीट सीरीज करी थी, अच्छे से पढ़ी है तो आपको अच्छे से याद भी होगा। कहाँ था ये हमारा 103 के क्लोज 2 में। 103 का क्लोज 2 में क्या दिया गया है, मॉब लिंचिंग को दिया है बीएनएस में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट अगर आपको इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है कि मॉब लिंचिंग कौन से सेक्शन में दिया गया, तो आंसर आपको आना ही चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, ये आपका आ जाएगा 103 का क्लोज 2। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा 109, अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग हैज बीन सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड सच रिकॉग्नाइजेशन, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में स्नैचिंग को अलग अपराध के रूप में मान्यता दी गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। और नए जो आपके नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसे आपका मॉब लिंचिंग हो गया, ये भी आपका किस में नहीं था, ये भी आपका आईपीसी में नहीं था, स्नैचिंग आपका आईपीसी में नहीं था। तो इन चीजों को ज्यादा तैयार कीजिए, क्योंकि जो नया आता है उस पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 देख लीजिए, टू कन्वर्ट सिविल रॉन्ग इनटू क्रिमिनल ऑफेंस, यानी दीवानी गलतियों को अपराध बनाना। सेकंड आपसे कहता है टू सेपरेट स्पेसिफाई स्पेसिफिकली एड्रेस स्ट्रीट क्राइम्स इन्वॉल्विंग सडन थेफ्ट लाइक एक्ट, यानी अचानक होने वाले सड़क अपराधों को विशेष रूप से नियंत्रित करना। थर्ड आपसे कहता है टू अबॉलिश रॉबरी प्रोविजंस, यानी डकैती संबंधी प्रावधान समाप्त करना। और 4 आपसे कहता है टू रिड्यूस पुलिस पावर, यानी पुलिस शक्तियां कम करना। तो बताइए, इसको मुख्य अपराध के रूप में मान्यता दी गई, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी टू स्पेसिफिकली एड्रेस स्ट्रीट क्राइम इन्वॉल्विंग सडन थेफ्ट लाइक एक्ट, यानी अचानक सड़क पर होने वाले अपराधों को विशेष रूप से नियंत्रित करना। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्नैचिंग आपको कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है, तो ये आपको भी बताना है, पर आपकी हेल्प के लिए मैं आपको हमेशा बता देती हूँ। तो ये आपको दी गई है कौन से में, 304 बीएनएस में। इसी तरह से अगर हमने क्लास में मान लीजिए 25 या 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो हमारे क्वेश्चन जस्ट डबल होते हैं। हमने सिर्फ 30 नहीं, बल्कि हम 30 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन तो जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हम इसका सेक्शन लर्न करके, तो हमारे जस्ट डबल क्वेश्चन एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 110, और ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 a prosecution seek to rely upon WhatsApp chat, email, server logs and digital messages recovered from an accused person electronic device. Such material are preliminary treated as which from an evidence. बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहीं आपका एग्जाम में आएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, आंसर बताइएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से प्राप्त व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सर्वर लॉग या डिजिटल संदेश पर निर्भर करता है। ऐसे साक्ष्यों को मुख्यतः किस प्रकार का साक्ष्य माना जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ए आपको कहता है ओरल एविडेंस, यानी मौखिक साक्ष्य। बी आपसे कहता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य। सी आपसे कहता है सर्कमटेंशियल एविडेंस ओनली, केवल प्रस्थितजन्य साक्ष्य। और डी आपसे कहता है हियरसे एविडेंस। बताइए, सुनी सुनाई बातें, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी आपका व्हाट्सएप हो गया, चैट हो गया, मेल हो गया, सर्वर लॉग हो गया, डिजिटल संदेश है, ये किस तरह के एविडेंस माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इनको कैसे दस्तावेजी साक्ष्य मानते हैं। बीएनएस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या माना गया? दस्तावेजी साक्ष्य माना गया। तो यहाँ पे
आज हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। तो हमने कम से कम आज हमारे 35 के नियर अबाउट क्वेश्चन कर लिए होंगे, और ये सारे वही क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास में, लास्ट तक जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं आधी क्लास को छोड़ देते हैं, पर पता लगता है कि जो लास्ट के क्वेश्चन थे हो सकता है वो आपके लिए बहुत अच्छे रह जाए, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास आपको अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें जरूरत है, हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।